हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में आज हम MPPSC 2020 में का प्रीलिम्स का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास MPGS में जो आता है उसमें इतिहास में इस बार 2020 के प्रीलिम्स में जो 11 अप्रैल को होने जा रहा है उसमें उन्होंने एक नया टॉपिक ऐड किया है, फर्स्ट टाइम ऐड किया है। जबकि ये जो हिस्ट्री पहले जो MPPSC में जो सब्जेक्ट होता था उसमें ये ऑलरेडी ऐड है और नेट वगैरह में भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में ये ऐड है, लेकिन इन्होंने प्रीलिम्स में ये नया टॉपिक ऐड किया है जिसको आज हम देखेंगे। ये नया टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो अभी तक 1947 तक का ही प्रीलिम्स में पूछा जाता था, चूंकि इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है सिलेबस और कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं जैसे कंप्यूटर में भी, तो हिस्ट्री में ये नया टॉपिक ऐड किया गया है जिसको हम आज से कवर करेंगे अपनी क्लासेस में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन मीन स्वतंत्रता के पश्चात जो देसी रियासतें थीं जो कि अपने अपने रियासत में वो स्वतंत्र रहना चाहती, उनका किस तरह से एकीकरण हुआ, किस तरह सभी भारतीय संघ में उसको राज्य को एक मिलाया गया और किस तरह इसकी पूरी प्रोसेस हो, किस तरह फिर भारत ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में धीरे धीरे विकास किया। तो ये इसका इस टॉपिक के अंदर आता है 1947 से 1964 तक का भारत का इतिहास। तो हम इसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या था? भारत की एकता को ठोस और मजबूत करना। इसी को उसमें रखते हुए 1947 से 1964 तक भारत अनेक समस्याओं एवं कमजोरियों के बावजूद उपलब्धि एवं प्रगति के कुछ विशिष्ट आयाम प्राप्त किए, यानी ये बहुत तेजी से भारत का इसमें विकास हुआ। कई बांध, योजनाएं, परियोजनाएं हर क्षेत्र में भारत ने धीरे धीरे प्रगति की, जिसमें इस क्षेत्र में राष्ट्र का समेकन तथा भाषाई एवं जनजातीय समस्या का समाधान हुआ। स्वतंत्र एवं नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया का शुभारंभ, स्वतंत्र एवं मौलिक विदेश नीति का विकास हुआ, चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जनवाद का आरोपण हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हुई, विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ तथा कल्याणकारी राज्य का आरंभ हुआ। जिसमें कि सबसे पहले और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, रियासतों का जो 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद जो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस समय फ्रंट में थी वो थी रियासतों का एकीकरण। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर भारत में प्रायः 140 राज्य थे। ये आप सुनिए और इसको नोट भी करते जाइए। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उसके बाद 140 राज्य थे जहां जनतंत्रीय शासन व्यवस्था ना थी, बल्कि वहां की नवाब अथवा राजा वहां का शासन चलाते थे। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया। इम्पोर्टेंट है ये, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम के अनुसार यह निश्चित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनाकर उन्हें सत्ता सौंप दी जाएगी और दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि जब तक संविधान सभा द्वारा नए संविधान का निर्माण नहीं कर लिया जाता तब तक संविधान सभाएं ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी और यह शासनकार 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि 1935 का जो है, और वैसे भी भारत का जो संविधान है उसको 1935 का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, मीन्स मैक्सिमम जो है एक्ट वो उसी से लिए गए हैं। रियासतों के संदर्भ में ब्रिटिश सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उन्हें किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने व अपने भावी संबंधों का निर्धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 15 जून 1947 को अखिल भारतीय
भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घोषणा की कि वह भारत को किसी भी रियासत को स्वतंत्रता की घोषणा करने तथा भारत के अधिष्ठान से पृथक होकर रहने के अधिकार को कबूल नहीं कर सकती। अंग्रेजों ने तो ये दिया, लेकिन 1900 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस तरह कहा। भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग नामक एक पृथक विभाग की स्थापना की। इसको नोट कर लीजिए, 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग की, जिसका कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। भारत सरकार का रियासतों से संबंध 2 प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हुए। पहली प्रक्रिया थी छोटी रियासतों का केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित किसी भी इकाई या पड़ोस के प्रांत में मिल जाना। मतलब उन्हें ये छूट दी गई कि जो छोटी रियासतें हैं वो किसी भी प्रशासनिक की किसी भी प्रांत में मिल सकती हैं। इसके तहत पूर्वी रियासतें उड़ीसा और मध्य प्रदेश के प्रांतों में मिल गई तथा दक्कन की रियासतें एवं गुजरात की रियासतें बम्बई प्रांत में मिल गई। दूसरी प्रक्रिया थी कुछ रियासतों को मिलाकर बृहद प्रशासनिक संघ बन जाना। पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया ये थी। इसके तहत काठियावाड़, जो सौराष्ट्र में था, का संयुक्त राज्य, मत्स्य का संयुक्त राज्य, राजस्थान का संयुक्त राज्य, विंध्य प्रदेश का संयुक्त राज्य, ग्वालियर, इंदौर एवं मालवा का संयुक्त राज्य तथा पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू बने। ये इंपॉर्टेंट है, पेप्सू, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये पेप्सू। मयूरभंज उड़ीसा में, कोल्हापुर बंबई में, रायपुर एवं बनारस, रामपुर एवं बनारस उत्तर प्रदेश में तथा बड़ौदा की रियासत बंबई प्रांत में मिल गई, जबकि भोपाल, कूच बिहार, त्रिपुरा तथा मणिपुर केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत चले गए। भारत सरकार की ओर से भारतीय रियासतों से बातचीत करने का उत्तरदायित्व अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर था। इनको कार्यभार सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त 1921 में स्थापित चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर महाराज पटियाला ने सरदार पटेल को इस कार्य में सहायता प्रदान की। इसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 तक 136 भारतीय राज्यों ने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। मींस 140 में 136 जो राज्य थे, रियासतें थी, उनने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। केवल जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर 3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने भारत संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत नरेश से 2 दस्तावेज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का परामर्श दिया था। 15 अगस्त 1947, ये दोनों याद रखिए दस्तावेज। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर के राज्य तथा पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत में सम्मिलन शेष रहा। ये इंपॉर्टेंट है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कितने वो विवादित रहे। अब फर्स्ट देख लेते हैं, जूनागढ़। सितंबर 1947 ईस्वी को जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी जो भारत में रहना चाहती थी। राज्य के नागरिकों ने अपने नवाब के निर्णय का विरोध किया और एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। मजबूर होकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। तत्पश्चात जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, ने 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के भारत में विलय से संबंधित एक पत्र भारत सरकार को लिखा। श्री भुट्टो की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और 9 नवंबर 1947, ये डेट याद रखिए, 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। बाद में 20 जनवरी 1948 में जनमत संग्रह करा के जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में सम्मिलित कर लिया गया। 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह करा के जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में सम्मिलित कर लिया गया। जनमत संग्रह में 1,80,000 मतदाताओं में से केवल 91 मत, ये याद रखिए, पाकिस्तान के विलय के पक्ष में पड़े। तो इस तरह जूनागढ़ का भी एकीकरण हो गया। नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद रियासत की एक विशेष स्थिति थी। यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसका शासक मुसलमान था, जबकि राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी। प्रारंभ में
पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि वह मुसीबत में उसका साथ देगा, लेकिन निजाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जाने का सपना संजोए था। उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना था। निजाम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि दक्षिण भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद ने भारतीय संघ से एक वर्ष के लिए यथास्थिति संधि, इंपॉर्टेंट है, 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद ने भारतीय संघ से एक वर्ष के लिए यथास्थिति संधि नामक एक अस्थायी समझौता किया कि 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति कायम रहे, परंतु निजाम ने समझौते का ये पालन नहीं किया और पाकिस्तान के सहयोग और निजाम के आशीर्वाद से राज्य की मुस्लिम रजाकारों ने राज्य की हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और मारकाट, लूटपाट तथा हत्याओं के माध्यम से इस क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन के अध्यक्ष एवं रजाकारों के नेता कासिम रिजवी ने कहा था कि वह एक दिन संपूर्ण भारत की विजय करके दिल्ली के लाल किले पर निजाम का आसफजाही झंडा फहराएगा। मतलब उसके इरादे नेक नहीं थे। फलस्वरूप भारतीय सरकार ने सैनिक कार्रवाई आवश्यक समझी और 13 सितंबर 1947, इंपॉर्टेंट है, 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में घुस पड़े। निजाम ने सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई। संयुक्त राष्ट्र के भय से भारत सरकार ने घोषणा की कि ये केवल एक पुलिस कार्रवाई थी। 5 दिन की कार्रवाई के पश्चात 18 सितंबर 1948 को 4:30 बजे दिन में हैदराबाद रियासत की फौज के कमांडर मेजर जनरल एल एंड्रस ने भारत सेना के कमांडर मेजर जनरल जी.एन. चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कब? 18 सितंबर 1948 को जनरल एड्रस ने भारतीय सेना कमांडर जी.एन. चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद के मामले को मेजर जनरल ए.एन. चौधरी के नियंत्रण में रख दिया गया। वहां का सैनिक गवर्नर उन्हें नियुक्त कर दिया गया चौधरी को, और कासिम रिजवी जो वहां का निजाम था गिरफ्तार कर लिया गया तथा रजाकारों का संगठन तोड़ दिया गया एवं लायक अली मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। 22 सितंबर 1948 को निजाम ने समुद्री तार भेजकर सुरक्षा परिषद से हैदराबाद का मामला उठाया। इस प्रकार हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। भारत सरकार ने इस गुप्त सैनिक कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो रखा था। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद को भाग खा के अंतर्गत राज्य की स्थिति प्रदान की गई तथा निजाम को उसका राज प्रमुख बना दिया गया। और उसके बाद 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। इसका पद समाप्त कर दिया गया और हैदराबाद को भाषा के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। मराठी भाग मराठवाड़ा, बंबई में, कन्नड़ भाग मैसूर में तथा तेलुगु भाग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। मतलब इसको 1956 को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तो ये रहा हैदराबाद और जूनागढ़ का रियासतों का एकीकरण। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।